वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की क्लास है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर, जो बेसिकली पार्ट है ऑपरेशन रिसर्च ब्रांच का। ये अपने आप में पूरी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, और यही वो मैथमेटिक्स है जिसे आप डेली लाइफ में फील कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक बिजनेसमैन के तौर पर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर, एक सब्जी बेचने वाले के तौर पर, एक फार्मा कंपनी चलाने वाले के तौर पर, एक किसान के तौर पर, कई तरह से आप इस मैथमेटिक्स का यूज कर सकते हैं, ऑपरेशन रिसर्च का। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड के पास रिसोर्सेज बहुत कम पड़ गए थे, तो वो चाहते थे कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करें। इसके लिए उनके साइंटिस्ट ने, उनके मैथमेटिशियंस ने इस बुक के बारे में सोचा था, इस कंसेप्ट के बारे में सोचा था, और सबसे पहले इसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने वाले वही लोग थे, इंग्लैंड आर्मी। जब वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया तो वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद फिर इस कंसेप्ट का, या कहें मैथ्स की इस ब्रांच का इंडस्ट्रियल यूज भी सबसे पहले उन्हीं लोगों ने स्टार्ट किया था। तो ये जो ब्रांच है ये बड़ी यूजफुल ब्रांच है, और आज भी इसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें करते क्या है? वैसे ऑपरेशन सर्च का मतलब तो ये होता है कि हम एक प्रॉब्लम पर ऑपरेशन अप्लाई करते जाएं और रिसर्च करते जाएं उसके सॉल्यूशन को, फिर ऑपरेशन अप्लाई करें, फिर रिसर्च करें, फिर ऑपरेशन अप्लाई करें, देन फिर रिसर्च करें। सिंपल, बस इतना ही मतलब है। वैसे तो ऑपरेशन रिसर्च अपने आप में पूरी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, तो हम उस ब्रांच की बात ना करते हुए फिलहाल उसकी सेगमेंट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो हमारा टॉपिक है, हम उसके ऊपर आ जाते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बेसिकली एक लीनियर वेरिएबल्स के रिलेशन के ऊपर एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहा होता है z, जो कुछ वेरिएबल्स के लीनियर रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, या कुछ वेरिएबल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ करता है। तो कुछ वेरिएबल्स होंगे x1 x2 xn, z रहेगा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 अप टू cn xn। जो ये z होगा हमें इसे ऑप्टिमाइज करना होगा। दैट मींस अगर ये कहीं पे लॉस है तो हम इसे मिनिमाइज करते हैं, और अगर ये हमें प्रॉफिट दे रहा है तो हम इसे मैक्सिमाइज करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हुआ करता है। सो वी हैव टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। z equal c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 up to cn xn। इसके बाद जो ये वेरिएबल्स हैं ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते होंगे। दैट मींस हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, और उन रिसोर्सेज का यूज करते हुए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होगा या लॉस को मिनिमाइज करना होगा। कुछ बाउंडेशंस होंगी, रिस्ट्रिक्शंस होंगी इन वेरिएबल्स के ऊपर। इस टाइप की रहेंगी ये रिस्ट्रिक्शंस, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 अप टू a1n xn। लेस होगा या इक्वल होगा या ग्रेटर इक्वल होगा, इनमें से तीनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है किसी वैल्यू v1 से। फिर a21 x1 एक और रिस्ट्रिक्शन होगी, a22 x2 प्लस a23 x3 अप टू a2n xn। लेस इक्वल होगा या ग्रेटर इक्वल होगा किसी कांस्टेंट फ्रॉम v2 से। नेक्स्ट a31 x1 प्लस a32 x2
प्लस ए 3 अप टू ए 3n xn लेस होगा, इक्वल होगा या ग्रेटर इक्वल वही, इन तीनों में से कोई एक साइन होगा b3 से। ऐसे करते करते m इक्वेशन या m इन इक्वेशंस होंगी, यानी कि बाउंडेशंस होंगी। am1 x1 प्लस ए m2 x2, टेंशन मत लेना, भी सिखाऊंगा मैं आपको बनानी प्रैक्टिकल लाइफ का यूज करते हुए, अप टू ए mn xn, वही लेस इक्वल होगा या ग्रेटर इक्वल होगा bm से। जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी, बाउंडेशंस होंगी, इन्हें हम कहेंगे कंस्ट्रेंट्स। तो एलपीपी अपने आप में, पूरी एलपीपी के 3 पार्ट होंगे। पहला होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z, जिसे मिनिमाइज करना होगा या मैक्सिमाइज करना होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये डिपेंड करेगा एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम वेरिएबल के ऊपर, यानी x1 x2 xn कुछ वेरिएबल्स होंगे, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। इस प्रकार से z होगा c1 x1 plus c2 x2 up to cn xn। वी हैव टू मिनिमाइज इट और मैक्सिमाइज इट, इसे मिनिमाइज करना होता है या मैक्सिमाइज करना होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अब जो वेरिएबल्स हैं, ये कुछ इक्वेशंस के द्वारा बाउंड कर दिए जाएंगे, इन इक्वेशंस के द्वारा। इन बाउंडेशंस को, रिस्ट्रिक्शंस को हम कंस्ट्रेंट्स कहा करते हैं। ये इस टाइप की रहेंगी, a11 x1 plus a, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन होगा x1 x2 xn का, तभी ये प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाती है, क्योंकि सारे वेरिएबल्स यहां पे लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। किसी भी वेरिएबल की पावर एक से ज्यादा नहीं होगी, तो कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होगा x1 x2 xn का, यानी इस प्रकार से a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 up to a1n xn लेस इक्वल होगा या इक्वल होगा या ग्रेटर इक्वल होगा b1 से। b1 कोई कांस्टेंट नंबर होगा 1 2 3 4 करके। ऐसे ही एक दूसरी इक्वेशन होगी, तीसरी, कुछ इक्वेशंस दी जाएंगी, ये इक्वेशंस कहलाएंगी कंस्ट्रेंट। ये सेकंड पार्ट होगा एलपीपी का। फिर थर्ड एंड लास्ट होगी कंडीशन ऑफ फिजिबिलिटी। कंडीशन ऑफ फिजिबिलिटी हुआ करती है कि सारे के सारे वेरिएबल्स नॉन निगेटिव होंगे, या तो 0 होंगे या फिर पॉजिटिव होंगे, निगेटिव नहीं हो सकते। इट्स कॉल्ड कंडीशन ऑफ फिजिबिलिटी। कंडीशन ऑफ फिजिबिलिटी, ये अपने आप में कंप्लीट एक पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है। इट्स अ फॉर्मेट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करते हुए, फिर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि हम किसी भी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को किस तरह से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के फॉर्मेट में डाल सकते हैं। आपसे नोट कीजिए, मैं आता हूं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फॉर्मेट बताया, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कुछ कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शंस, कंडीशन ऑफ फिजिबिलिटी। तो अब हम किसी भी एक डेली लाइफ प्रॉब्लम को पिक करते हैं और उसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे हम कहेंगे फॉर्मुलेशन। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन भी आया करता है, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी भी कह सकते हैं इसे आप, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। चलिए, अब आप इमेजिन करें कि एक हैट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो हैट बनाती है। उसके पास 2 टाइप के हेड्स बनते हैं, टाइप ए और टाइप बी। जो टाइप ए की हेड है वो तो उसकी बिकती है 20 रुपए की। जो टाइप बी की हेड है वो सपोज बिकती है 14 रुपए की। ठीक। और टाइप ए और टाइप बी के हेड को बनाने के लिए जो टाइम लगता है, जितना टाइम टाइप ए के हेड को लगाने में बनेगा, उससे दुगना टाइम टाइप बी के हेड को लगाने में बनेगा। सॉरी, फिर तो महंगा हो जाएगा ना।
सपोज टाइप ए के हेड को बनाना, टाइप बी के हेड को बनाने में टी टाइम लगता है, तो टाइप के हेड को बनाने में 2t टाइम लगता है, मतलब दुगना टाइम लगता है, तभी इसकी कॉस्ट ज्यादा है। और टाइम की बाउंडेशन आपके पास है, टाइम की बाउंडेशन है आपके पास 30 घंटे। टाइप बी के हेड को 1 आवर लगता है बनाने में, और टाइप ए के टाइप को 2 हार्स लगते हैं बनाने में, और हमारे पास कुल 30 हार्स अवेलेबल हैं। उसके बाद फिर अब ऐसा भी नहीं है कि आप अनलिमिटेड बनाते जाएंगे, मटेरियल की बाउंडेशन है। कुल मिलाकर आप टाइप ए या टाइप बी के जो जितने भी आप हेड बना पाएंगे, उनकी जो काउंटिंग है वो 400 से ज्यादा नहीं हो सकती। आपके पास मटेरियल की बाउंडेशन है। तो अब इस प्रॉब्लम को आपको ऐसे सॉल्व करना है कि हम कितने तो ए टाइप के हेड बनाएं, कितने बी टाइप के हेड बनाएं कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो इसके लिए मैं एज्यूम करता हूं कि मैं कुल x1 हेड्स बनाता हूं टाइप ए के, कुल x2 हेड्स बनाता हूं टाइप बी के। तो सबसे पहले हम जाते हैं प्रॉफिट पे। लिख तो लेंगे या लेट कंपनी मेक्स x1 heads of type A and x2 heads of type B। हमने एज्यूम कर लिया कि जो कंपनी है वो x1 हेड्स तो बनाती है टाइप A के और x2 हेड्स बनाती है टाइप B के। वेल देन प्रॉफिट, देखिए यहां पे प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। ए टाइप के एक हेड पर प्रॉफिट कितना था? 20 रुपए का। हमने कितने हेड्स तैयार किए? x1 हेड्स, तो कुल कितना प्रॉफिट हुआ? 20x1। ऐसे ही टाइप बी के एक हेड पर प्रॉफिट था हमें ₹14 का। हमने हेड्स तैयार किए x2 टाइप बी के, तो कुल कितना प्रॉफिट हुआ? 14x2 बी टाइप के हेड से। तो जो टोटल प्रॉफिट है हम इसे बढ़ाना चाहेंगे, इसे मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, तो मैं इसे z एज्यूम कर लेता हूं। क्योंकि प्रॉफिट है सो वी वांट टू मैक्सिमाइज इट। अगर लॉस हो रहा होता है, खर्च हो रहा होता, देन वी हैव टू मिनिमाइज इट, तब हमें इसे मिनिमाइज करना होता। वेल अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बाउंडेशंस भी हैं, ऐसा नहीं कि आप हेड्स लगातार बनाते चले जाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। वेल बाय टाइम रिस्ट्रिक्शन टाइप ए की एक हेड को बनाने में हमें 2 घंटे लगते हैं। एक हेड को बनाने में हमने बनाई x1 हेड्स। कुल कितना टाइम लिया हमने टाइप ए की हेड्स को तैयार करने में? 2x1। टाइप बी की एक हेड को तैयार करने में 1 घंटा लगता है हमें। हमने कितने हेड्स तैयार किए इसके? x2। तो कितना टाइम लगा हमें? x2। तो टोटल टाइम कितना हुआ जो ए टाइप बी टाइप के हेड्स को बनाने में लगा? 2x1 प्लस x2। और टोटल टाइम अवेलेबल कितना है हमारे पास? 300 हॉर्स। वो तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप 30 ले, 300 ले, 45 ले, फर्क नहीं पड़ता। 30 बहुत कम लग रहा था तो मैंने 300 कर लिया उसे। सपोज 300 घंटे अवेलेबल है, तो जो टोटल टाइम लगा वो 300 को एक्सीड तो कर ही नहीं सकता। जो हमारे पास टोटल टाइम है उस टाइम के अंदर ही हमें मैन्युफैक्चर करना होगा। तो ये जो टाइम है, या तो आप कम यूज करें 300 से या इक्वल, यू कैन नॉट एक्सीड दिस टाइम। आप इससे बढ़ नहीं सकते टाइम से, इससे ज्यादा टाइम अवेलेबल ही नहीं है आपके पास। चलिए, तो ये पहली कंडीशन, पहली रिस्ट्रिक्शन आ गई, कंस्ट्रेंट, पहला कंस्ट्रेंट आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड बाउंडेशन भी तो है, क्या? मटेरियल की।
जो टोटल मटेरियल है आपके पास वो इतना है कि आप 400 हेड्स ही बना पाएंगे, या X1 का या तो आप टाइप ए बनाओ या बी, आपकी मर्जी है। जो टोटल हेड्स बनी कितनी बनी, X1 प्लस X2, और आप बना कितनी पाएंगे सारी हेड्स 400, तो 400 से आप X1 प्लस X2 को एक्सीड नहीं कर पाएंगे, बढ़ा नहीं पाएंगे। ये जो क्वांटिटी है हेड्स की या तो 400 से कम बने या बराबर बने, ये सेकंड रिस्ट्रिक्शन आ गई, सेकंड कंस्ट्रेंट आ गया। नाउ कंडीशन ऑफ फिजिबिलिटी। कंडीशन ऑफ फिजिबिलिटी क्या कहती है, देखिए या तो आप जब हेड्स बनाने जा रहे हैं तो आप ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि बने हुए हेड्स को फाड़ दें, जला दें, डिस्ट्रॉय कर दें, तो निगेटिव तो हो नहीं सकते नंबर ऑफ हेड्स। अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो जीरो, बनाएंगे तो पॉजिटिव, तो x1 x2 ग्रेटर इक्वल 0। हेंस एलपीपी क्या बनी, वी हैव टू मैक्सिमाइज z इक्वल 20x1 प्लस 14x2 सब्जेक्ट टू कंडीशंस। कंडीशंस क्या है, फर्स्ट कंडीशन 2x1 प्लस x2 लेस इक्वल 300 एंड x1 प्लस x2 लेस इक्वल 400, और कंडीशन ऑफ फिजिबिलिटी x1 x2 पॉजिटिव होने चाहिए। ये कंप्लीट अपने आप में एलपीपी बन के आ गई। तो आपसे नोट कर लीजिए, आपकी टेक्स्ट बुक्स में इसके ऊपर एग्जांपल्स होंगे, आप ट्राई भी कीजिएगा। अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लास्ट वाला तो मैंने आपको अपने आप से बना के दिया था, अब आपकी किसी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल ले लेते हैं। आप कोई भी टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हैं, वैसे मैं खुद रिकमेंड करूंगा प्रगति पब्लिकेशन की टेक्स्ट बुक को, वो अच्छी रहेगी, उसमें एग्जांपल सही ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। ठीक है, तो अब आप इमेजिन करें कि आप एक टायर कंपनी के मालिक हैं, और वो टायर कंपनी है 3 तरह के टायर प्रोड्यूस करती है, T1 टाइप, T2 टाइप, T3 टाइप। और जो टायर्स आप बना रहे हैं इनसे जो प्रॉफिट है वो ₹6 का है, ₹10 का है, ₹8 का है। मतलब इसके एक टायर से आपको 6 रुपए बचते हैं, इसके एक टायर से आपको 10 रुपए बचते हैं, इसके एक टायर से आपको 8 रुपए बचते हैं। तो आपके मन में तो आ रहा होगा छोड़ो सारे काम, T2 टाइप के बनाएंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ बाउंडेशंस भी हैं। बाउंडेशंस क्या होती हैं, लेबर की, मशीन की, उसके रॉ मटेरियल की, जो उसमें केमिकल्स डालेंगे रबर बनाने के लिए, उन सब की। तो यहां पर जो बाउंडेशन हम आपको दे रहे हैं वो 3 टाइप के केमिकल्स की दे रहे हैं। इन टायर को बनाने में 3 तरह के केमिकल्स यूज होंगे, तब सोच के बनाइएगा आप टायर। C1 C2 C3। जो C1 टाइप का केमिकल है, T1 टाइप के टायर को अगर आप बनाते हैं तो C1 टाइप का आपको केमिकल लगेगा 2 यूनिट। 2 यूनिट लीटर, वो यूनिट जो है मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ये लीटर में हो सकती है, ml में हो सकती है, मैं यूनिट वर्ड यूज करूंगा। तो हमारे पास 3 तरह के केमिकल हैं जो 3 तरह के टायर्स को बनाने में यूज किए जाते हैं। यूज कैसे होंगे वो देख लीजिए आप। जो C1 केमिकल है, T1 के एक टायर को बनाने में आपको लगेगा 2 यूनिट, T2 टाइप के टायर को बनाने में लगेगा ये 3 यूनिट, T3 टाइप के टायर में ये चाहिए ही नहीं हमें। ऐसे ही जो केमिकल C2 है, these are chemicals। जो केमिकल C2 है T1 टाइप के टायर में हमें नहीं चाहिए ये, T2 टाइप के टायर में ये 2 यूनिट लगेगा, और T3 टाइप के टायर में ये 5 यूनिट लगेगा। उसके बाद जो केमिकल C3 है, ये T1 टाइप के टायर में 3 यूनिट लगेगा, T2 टाइप के टायर में 2 यूनिट लगेगा, T3 टाइप के टायर में 4 यूनिट यूज होगा। अब जो केमिकल्स हैं इनकी बाउंडेशंस हैं आपके पास, जो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी
ऑफ केमिकल्स। जो C1 टाइप का केमिकल है आपके पास वो सिर्फ 20 यूनिट्स ही अवेलेबल है। जो C2 टाइप का केमिकल है ये 25 यूनिट्स अवेलेबल है। C3 टाइप का केमिकल 30 यूनिट्स अवेलेबल है। अब बनाइए टायर। तो हमें करना क्या है, हमें डिसाइड करना है कि हम कौन से टायर को कितना बनाएं, यानी कितने टायर तो हम T1 टाइप के बनाएं, कितने T2 टाइप के बनाएं, कितने T3 टाइप के, कि हमारे केमिकल्स भी मोस्ट ऑफ यूज हो जाए, रिसोर्सेज का सबका यूज हो जाए और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। तो फिलहाल तो हमें इस प्रॉब्लम को एलपीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सॉल्व भी करेंगे, टेंशन ना लीजिए, आपको सारे मेथड सिखाऊंगा मैं इनमें। पहले फॉर्मुलेशन की बात आती है। जब भी आपको किसी वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फॉर्मेट करना हो, फॉर्मुलेशन में डालना हो, उसकी फॉर्मुलेशन करनी हो, तो आप सबसे पहले चेक करेंगे प्रॉफिट या लॉस कहां हो रहा है। तो T1, T2, T3 टायर बनाने के बाद प्रॉफिट तो हमें यहां हुआ। T1 के एक टायर से 6 रुपीज का, T2 टाइप के टायर से 10 रुपीज का, T3 टाइप के टायर से 8 रुपीज का। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मैं X1 टायर्स तो बनाऊंगा T1 टाइप के, X2 टायर्स बनाऊंगा T2 टाइप के और X3 टायर्स बनाऊंगा T3 टाइप के। तो साहब T1 टाइप के एक टायर पे 6 रुपए का प्रॉफिट था। X1 टायर पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 6x1 का। T2 टाइप के एक टायर पर प्रॉफिट था 10 रुपए का। हमने तैयार किए X2 टायर्स, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 10x2। ऐसे ही T3 टाइप के एक टायर पर प्रॉफिट था 8 रुपए का। हमने तैयार किए X3 टायर, कितना प्रॉफिट हुआ, 8x3। तो कुल सभी टायर्स को मिलाकर प्रॉफिट कितना हुआ, 6x1 प्लस 10x2 प्लस 8x3। इसे आप जेड एज्यूम कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट है तो आप इसे मैक्सिमाइज ही करेंगे। कोई बेवकूफी होगा जो प्रॉफिट को मिनिमाइज करेगा। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इससे पहले आप लिखेंगे, अगर एग्जाम में प्रॉब्लम आती है तो आप लिखेंगे लेट वी मेक x1 tires of type T1, x2 tires of type T2, x3 tires of type T3. Since each tire of type x1 gives profit of rupees 6 and tire of type T2 gives profit of rupees 10 and tire type of T3 gives profit of rupees 8, so total profit is 6x1 plus 10x2 plus 8x3. Hence objective function is maximum z equals to 6x1 plus 10x2 plus 8x3. प्रेजेंट तो मैं समझता हूं आप कर लेंगे, अगर मैं सारी थ्योरी लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो बन गया। अब कुछ बाउंडेशन भी तो है। बाउंडेशन क्या है, केमिकल्स की अवेलेबिलिटी की। T1 टाइप के एक टायर को बनाने में C1 की 2 यूनिट खर्च होंगी। हमने एक टायर को बनाने में 2 यूनिट लगाई है, तो X1 टोटल टायर बने हैं T1 टाइप के, तो कितनी यूनिट हमने C1 यूज किया होगा T1 टाइप के टायर्स को बनाने में, 2x1। भाई समझिए ना, T1 टाइप के एक टायर में केमिकल C1 2 यूनिट यूज होता है एक टायर को बनाने में। हमने बनाए हैं X1 टायर, तो कितना यूज किया हमने केमिकल C1 का, 2x1 बाई अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल C1 जी। तो T1 टाइप के एक टायर में 2 यूनिट लगता है C1, हमने बनाए X1 टायर, कितना यूज कर लिया, 2x1। ऐसे ही T2 टाइप के एक टायर को बनाने में 3 यूनिट यूज होगा, 3 यूनिट्स यूज होगा केमिकल C1। हमने बनाए इसके X2 टायर्स, तो कितना यूज किया, 3x2। कुल कितना यूज हुआ, 2x1 प्लस 3x2। T3 टाइप के टायर को बनाने में तो C1 केमिकल चाहिए ही नहीं, तो जो केमिकल C1 यूज हुआ वो हुआ 2x1 प्लस 3x2। अवेलेबल कितना है, 20। तो आप 20 से ज्यादा तो चाहकर भी यूज कर ही नहीं पाएंगे। जो केमिकल C1 हम यूज करेंगे वो लेस रहेगा या इक्वल रहेगा 20 के। ये पहला कंस्ट्रेंट आ गया। चलिए, अब
बाय अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल C2। केमिकल C2 की अवेलेबिलिटी देखिए आप, T1 टायर को बनाने में तो चाहिए ही नहीं, T2 टाइप के एक टायर में C2 केमिकल यूज होगा 2 यूनिट्स। हमने कितने टायर बनाए थे T2 टाइप के? X2, तो 2X2 यूज हो गया केमिकल C2। ऐसे ही T3 टाइप के एक टायर को बनाने में C2 की 5 यूनिट यूज होती है, हमने बनाई है X3 यूनिट T3 टायर की, तो कुल कितना यूज किया? 5X3। तो इतना केमिकल C2 यूज हुआ, लेकिन हम यूज तो 25 से ज्यादा कर नहीं सकते, तो ये क्वांटिटी लेस इक्वल रहेगी 25 के। ऐसे ही बाय अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल C3। केमिकल C3 की अवेलेबिलिटी से अब तक आप समझ गए होंगे 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 लेस इक्वल होगा 30 के। और वही टायर्स तो आप बनाएंगे ही, नहीं बनाएंगे तो जीरो, बनाएंगे तो पॉजिटिव। निगेटिव तो ये हो ही नहीं सकता, आप ऐसा नहीं है कि बने हुए टायर को जला देंगे निगेटिव हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो पूरी एलपीपी क्या बन गई? We have to maximize Z equal 6x1 plus 10x2 plus 8x3। Subject to restrictions क्या बनी? Constraint 2x1 plus 3x2 ये लेस इक्वल होगा 20 से। सेकंड 2x2 प्लस 5x3 ये लेस इक्वल होगा 25 से। थर्ड 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 लेस इक्वल होगा 30 से। और x1 x2 x3 पॉजिटिव होंगे कंडीशन ऑफ फिजिबिलिटी। ये बन गई पूरी एलपीपी। क्योंकि पहली क्लास है तो बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा आज, बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करूंगा। अगर आप कोई और राइटर की बुक यूज कर रहे हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम फंस जाती है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही, तो आप उसकी पिक लेकर कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन इस पे अपलोड कर दूंगा। तो हम कल मिलते हैं, कल अगला लेक्चर शूट होगा हमारा, और हम उस लेक्चर के अंदर या अगली क्लास के अंदर एलपीपी की कुछ और फॉर्मुलेशंस की, कुछ थोड़ी टफ प्रॉब्लम्स की फॉर्मुलेशन की बात करेंगे। उसके बाद फिर इनसे सॉल्यूशन की बात करेंगे, ग्राफिकल मेथड से, सिंप्लेक्स मेथड से, आगे फिर इसमें हम जाके ड्यूअलिटी पढ़ेंगे और सारे मेथड स्टडी करेंगे सिंप्लेक्स मेथड के। टिल देन गुड बाय।